कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा देते हुए देश के गरीबों को वादा किया गया। फॉरेन रिजर्व्स तेजी से घटने लगे और इकोनॉमी को एक मेजर डेंट लगा। संजय गांधी का नाम करप्शन केसेस में आने लगा। 18 एप्लीकेंट्स में से सिर्फ संजय गांधी को मारुति के नाम पे एनुअली 50,000 अफोर्डेबल कार प्रोड्यूस करने का लाइसेंस दिया गया। पोजीशन पार्टीज ने भी मौका देखते हुए इसका पूरे जोरों शोरों से सपोर्ट किया। शुरू हुआ वैसे ही कांग्रेस के अंदर भी इंदिरा गांधी के अगेंस्ट आवाजें उठनी शुरू हो गई। कैंपेन को इंटेंसिफाई किया जाएगा। इंदिरा गांधी के घर को लाखों वॉलंटियर्स का घेरने का प्लान था ताकि ना कोई अंदर जा सके और ना ही कोई बाहर। स्टूडेंट लीडर्स को जैसे लालू यादव, अरुण जेटली और नीतीश कुमार को भी इमरजेंसी पीरियड्स में ही अरेस्ट किया गया। हमारे आज के पीएम नरेंद्र मोदी और सुब्रमण्यम स्वामी भी अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखकर तो ये कहानी है भारत के इतिहास के एक ऐसे दौर की जब रातों रात पूरे देश की तस्वीर बदल गई। एक तरफ मजबूत और लोकप्रिय नेता जिसे लोग मॉडर्न दुर्गा कहते थे, और दूसरी तरफ भारत और उसकी जनता जिनके साथ में कुछ फ्रीडम फाइटर्स, कुछ अपोजिशन लीडर और कुछ बहुत बड़े नाम थे। 1975 को लिया गया एक फैसला देश के करोड़ों नागरिकों के लिए एक ऐसा मोड़ बन गया जिसमें उनके अधिकार छिन गए, उनकी आवाज को दबा दिया गया, यहाँ तक कि उनकी आजादी तक छीन ली गई। उस दिन से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसे हम आज के वक्त में एक ही शब्द में याद रखते हैं, इमरजेंसी। ये बस एक राजनीतिक खेल नहीं था, ये एक ऐसा दौर था जब लोकतंत्र की आत्मा का इम्तिहान लिया गया। लीडर्स को जेलों में डाल दिया गया, प्रेस का मुंह बंद कर दिया गया और संविधान तक को तोड़ के एक नए रंग में रंग दिया गया। ये एक ऐसी घटना थी जिसमें सरकार ने अपने ही लोगों के खिलाफ अपनी ही शक्तियों का इस्तेमाल किया। और जब देश के आम नागरिक को समझ में आया कि हमारा लोकतंत्र कितना नाजुक है और इसे बचा के रखना कितना जरूरी है। तो नमस्कार, मेरा नाम अक्षय विकल है और आप देख रहे हैं इमरजेंसी की कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है 1971 में। इमरजेंसी से 4 साल पहले इलेक्शन आने वाले थे और सभी पार्टी इलेक्शन कैंपेन्स में लगी हुई थी। उस दौरान इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा देते हुए देश के गरीबों को वादा किया कि वो मास पॉवर्टी को हटा देगी, इकोनॉमी को बेटर बनाएगी और गरीबों और अमीर के बीच के अंतर को खत्म कर देगी। उन्होंने गरीबों के मन में एक उम्मीद जगाई और उनको विश्वास दिलाया कि सरकार उनके पक्ष में कुछ अच्छे फैसले देगी। साथ ही साथ इंदिरा गांधी ने मिडिल क्लास को एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल गवर्नमेंट देने का वादा किया और इकोनॉमी में उनके एक्टिव रोल की बात की। और इसलिए 1971 के इलेक्शन में कांग्रेस को 518 सीटों में से 352 लोकसभा सीट पर जीत मिली। इतनी बड़ी जीत के बाद कांग्रेस के अंदर इंदिरा गांधी का रिस्पेक्ट बहुत बढ़ चुका था। बाद में 1971 में ही बांग्लादेश को लिबरेट करने के लिए इंडिया पाकिस्तान वॉर होती है, जिसमें पाकिस्तान बुरी तरीके से हार जाता है। इस वार ने न केवल पाकिस्तान को हराया बल्कि पूरी दुनिया में एक मैसेज सेट कर दिया कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंटिटी है। मार्च 1972 में अब तमिलनाडु, केरला और उड़ीसा इन स्टेट को छोड़कर इंडिया के हर स्टेट में इलेक्शन होते हैं और कांग्रेस यहाँ भी हर स्टेट में मेजोरिटी पाती है। इंदिरा गांधी के पास अब कांग्रेस, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का पावर कंट्रोल था। उनका पावर इस हद तक बढ़ चुका था कि इंडियंस उनका जिक्र करते समय उन्हें मॉडर्न दुर्गा या शक्ति का अवतार कहते थे। उस समय इंदिरा गांधी की पावर और पॉपुलैरिटी शिखर पर थी। इंदिरा गांधी की इस पावर के साथ साथ लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ चुकी थी। वो चाहते थे कि इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर के जो वादे इंदिरा गांधी ने इलेक्शन से पहले पूरे किए थे अब वो पूरे हों, और ये वादे पूरे करने की कोशिश भी की गई। एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए जिनमें गरीबों को नौकरियां दी गई, सस्ते फूड ग्रेन्स बांटे गए, छोटे किसानों को लोन्स और सब्सिडीज भी दी गई। गवर्नमेंट ने प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज भी किया, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लिया, ताकि इन बैंक्स की ब्रांचेस छोटे शहरों और गाँव में भी खोली जा सके। इससे छोटी इंडस्ट्रीज, बिजनेस और किसानों को लोन्स आसानी से मिल सकता था। बेसिकली गरीबों के लिए बहुत अच्छे स्टेप्स लिए गए। सुनने में तो ये स्टेप्स काफी अच्छे लग रहे थे, पर ग्राउंड पे इनकी रियलिटी उतनी ही डिसअपॉइंटिंग थी। अर्बन पॉवर्टी में कोई सुधार नहीं हुआ, ना ही तो गरीबों की कोई नीड्स पूरी हो रही थी, ना ही मिडिल क्लास का कोई विकास हो रहा था। लोगों को लगने लगा कि गरीबी हटाओ सिर्फ एक नारा था, लेकिन इन सब में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट का रोल कम था और बुरी किस्मत का रोल ज्यादा था। सबसे पहले 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई, जिसमें गवर्नमेंट को डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाने पड़े। इसी से बांग्लादेशी रेफ्यूजी क्राइसिस भी हुआ, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी लोग इंडिया में आ गए। उन्हें सपोर्ट करने के लिए इंडिया के फूड और फाइनेंशियल रिसोर्सेज डिप्लीट होने लगे। फिर 1972 और 1973 दोनों साल सूखा पड़ गया और इंडिया का एग्रीकल्चर एकदम गिर गया। फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करने के बावजूद भी उनकी भारी शॉर्टेज होने लगी। अल्टीमेटली फूड
प्राइसेस बढ़ गए, जिससे गरीब और मिडिल क्लास के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन और बढ़ गया। इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए कई इमोरल ट्रेडर्स ने ब्लैक मार्केटिंग चालू कर दी, जिससे मार्केट में फूड ग्रेन स्कार्सिटी और बढ़ गई और प्राइसेस भी बढ़ गए। 1973 में एक और झटका मिला, द इनफेमस ऑयल स्टॉक। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दिया, जिससे पेट्रोल और उसके प्रोडक्ट्स जैसे फर्टिलाइजर्स के प्राइस भी बढ़ गई। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव हो गए, फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन पे भी नेगेटिव इंपैक्ट हुआ और इंडिया का एक इंपॉर्टेंट बिल बढ़ गया। फॉरेन रिजर्व्स तेजी से घटने लगे और इकोनॉमी को एक मेजर डेंट लगा। इन सभी सिचुएशन के कॉम्बिनेशन से इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन बहुत बिगड़ गई। लोगों के पास खाने की कमी थी और नौकरियां नहीं, और महंगाई इंडिपेंडेंस के बाद सबसे ज्यादा थी। 1974 में तो महंगाई 30% तक बढ़ चुकी थी। इसके अलावा करप्शन भी अपने चरम पर था। आम आदमी को छोटी से छोटी काम कराने के लिए भी पैसा खिलाना पड़ता था। करप्शन के कारण गवर्नमेंट की स्कीम का कोई फायदा जनता तक नहीं पहुंच पा रहा था। खुद इंदिरा गांधी और उनके छोटे बेटे संजय गांधी का नाम करप्शन केसेस में आने लगा। 18 एप्लीकेंट्स में से सिर्फ संजय गांधी को मारुति के नाम पे एनुअली 50,000 अफोर्डेबल कार प्रोड्यूस करने का लाइसेंस दिया गया। फैक्ट्रीज के कंस्ट्रक्शन में भी रूल ब्रेक कर दिए गए। इस पूरे मामले को प्रेस और अपोजिशन ने जोरों शोरों से उठाया और ये एक बड़ा पॉलिटिकल इशू बन गया और इस सबसे इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी में एक मेजर डाउनफॉल आया। अब इतनी बुरी सिचुएशन होने पे जनता चुप बैठने वाली तो बिल्कुल नहीं थी। 1972 से 1974 के बीच में इंडिया में बड़े स्केल पे इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, स्ट्राइक्स और ड्रामे हुए। 1974 में एक मेजर रेलवे स्ट्राइक हुई, जिसमें 17 लाख वर्कर ने बेटर सैलरी और वर्किंग कंडीशंस की डिमांड रखी। रेलवे की स्ट्राइक 22 दिन तक चली, जिसके बाद इसे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इलीगल घोषित कर दिया गया और हजारों वर्कर्स को जेल में डाल दिया गया। और इसके अलावा ज्यादातर प्रोटेस्ट को गवर्नमेंट पीसफुली हैंडल नहीं कर पाई। कांग्रेस रूल स्टेट में कई बार पुलिस, पार्लियामेंट्री फोर्सेस और आर्मी का यूज करके प्रोटेस्ट को सप्रेस कर दिया गया। इन सब में इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी गिरती चली गई। 1973 में पर्टिकुलरली गुजरात में भी बहुत बुरा हाल था। फूड ग्रेन्स और कुकिंग ऑयल जैसी कमोडिटीज के प्राइस एक ही साल में 100% तक बढ़ चुके थे और इसी के चलते कॉलेज स्टूडेंट्स के हॉस्टल चार्जेस और मेस के प्राइसेस भी 40% तक बढ़ गए। इसके अगेंस्ट में एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू करा और कॉलेज कैंटीन में आग लगा दी। ये प्रोटेस्ट बहुत ही जल्दी गुजरात के दूसरे शहरों में भी फैल गया और काफी वॉयलेंट बन गया। पत्थरबाजी, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को लूटना, आग लगाना बड़े स्केल पे शुरू हुआ। जो आंदोलन हॉस्टल फीस को लेके शुरू हुआ था, अब वो महंगाई और करप्शन को उठा रहा था और अब प्रोटेस्टर्स की एक ही डिमांड थी, चीफ मिनिस्टर चिमनभाई पटेल का रेजिग्नेशन और गुजरात में कांग्रेस की सरकार को गिराना। कई कांग्रेस एमएलए को धमकाकर रेजिग्नेशन देने पे मजबूर किया, उनके घरों और प्रॉपर्टी पे अटैक किया गया और उनमें आग लगा दी गई। कई कांग्रेस लीडर को पब्लिकली मारा गया। एक लीडर के तो कपड़े उतार के एक गाँव से दूसरे गाँव ऐसे ही चलने को फोर्स किया गया। इस तरह से लगभग 40 एमएलए से रिजाइन करा लिया गया था। अपोजिशन पार्टी और लीडर ने भी इस प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिसमें मोनार्जी देसाई एक बड़ा चेहरा रहे। लगभग 3 महीने तक आंदोलन चला था, लेकिन कांग्रेस की सरकार अभी तक टिकी हुई। लेकिन इंदिरा गांधी गुजरात की सरकार को अभी तक डिसोल्व करने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए 11 मार्च 1974 को मोनार्जी देसाई ने आमरण अनशन यानी कि फास्ट अंटिल डेथ तक की अनाउंसमेंट कर दी। इसके बाद इंदिरा गांधी ने फाइनली हार मानकर गुजरात असेंबली को डिसोल्व कर दिया गया और फ्रेश इलेक्शंस की अनाउंसमेंट कर दी। ये इंदिरा गांधी का अब तक का सबसे बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक रहा। इस आंदोलन के दौरान लगभग 100 लोगों की जान गई, 300 लोग गिरफ्तार हुए, 3000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए और 8000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई। गुजरात के आंदोलन की सक्सेस देखते हुए बिहार में भी 1974 में एक आंदोलन पनपने लगा। गुजरात के कंपैरिजन में बिहार इकोनॉमिकली बैकवर्ड था और करप्शन, कास्टिज्म और नेपोटिज्म जैसी प्रॉब्लम यहाँ और ज्यादा बड़ी थी। लोगों के अंदर काफी गुस्सा था। बिहार में भी गुजरात की तरह स्टूडेंट्स ने मूवमेंट शुरू कर दिया, वॉयलेंट प्रोटेस्ट हुए, स्टेट असेंबली का घेराव हुआ और इवेंचुअली आंदोलन पूरे बिहार में फैल गया। अपोजिशन पार्टीज ने भी मौका देखते हुए इसका पूरे जोरों शोरों से सपोर्ट किया, लेकिन आंदोलन को ज्यादा ताकत तब मिली जब एक जाने माने फ्रीडम फाइटर जयप्रकाश नारायण ने अप्रैल में इस मूवमेंट को लीड करने के लिए सहमति दे दी। तब से ये आंदोलन जयप्रकाश मूवमेंट यानी कि जेपी मूवमेंट के नाम से जाना जाने लगा। जेपी ने अपने फॉलोअर्स के सामने एक टोटल रेवोल्यूशन का आइडिया रखा, जिसका ऑब्जेक्टिव था एजुकेशन, करप्शन, डेमोक्रेसी जैसी हर एक एरिया में रेवोल्यूशन लाना। जेपी ने लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट करने को कहा, लेकिन कई जगह प्रोटेस्ट वॉयलेंट बन गए। मूवमेंट का फोकस टोटल रेवोल्यूशन की जगह बिहार की कांग्रेस सरकार को गिराना बन गया। लेकिन इस बार इंदिरा गांधी ने हार मानने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर बिहार में भी कांग्रेस को डिसोल्व कर दिया गया तो पूरे देश में एक लहर सी उठ पड़ेगी और इसी के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट को भी डिसोल्व
करना पड़ेगा। अब जेपी को समझ में आ गया था कि इंदिरा गांधी बिहार की गवर्नमेंट को किसी भी कीमत पे डिसोल्व नहीं होने देगी, इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि जेपी मूवमेंट को बिहार से बाहर दूसरे स्टेट्स में स्प्रेड करके इसे एक नेशनल मूवमेंट बनाया जाए। उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों को ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट किया, लेकिन वो लोगों को कन्विंस करने में काफी जगह फेल हो गए। अल्टीमेटली जेपी मूवमेंट बिहार तक ही लिमिटेड रह गया। ऑल्सो 1974 तक इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन भी सुधरने लगी और जेपी मूवमेंट बिहार तक ही सीमित रह गया। इसलिए जेपी वेलविशर्स ने उन्हें सलाह दी कि आप जाओ और इंदिरा गांधी से मिलो और फेस टू फेस बातचीत करो। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी भी जेपी की पॉपुलैरिटी से वाकिफ थी और वो समझ चुकी थी कि पार्टी के मेंबर्स भी चाहते हैं कि पूरे मामले को बातचीत से ही सुलझाया जाए, और इसलिए उनकी मीटिंग फिक्स होती है। और इसी के चलते 1974 में इंदिरा गांधी और जेपी के बीच में एक फेस टू फेस मीटिंग होती है। जेपी ने इंदिरा गांधी के सामने अपनी डिमांड्स रखी। वो चाहते थे कि बिहार की गवर्नमेंट को डिसोल्व कर दिया जाए और उसके बदले में वो इंश्योर करेंगे जेपी मूवमेंट बिहार से बाहर नहीं जाएगा और किसी भी स्टेट ने गवर्नमेंट को डिसोल्व करने की और कोई डिमांड नहीं होगी। लेकिन इंदिरा गांधी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो बिहार की गवर्नमेंट को डिसोल्व करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। मीटिंग एक डिजास्टर साबित हुई। दोनों के बीच में डिफरेंसेस और बढ़ गए। इंदिरा गांधी ने इसे अपने ईगो पे लेके जेपी मूवमेंट को एक पॉलिटिकल चैलेंज की तरह एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने कहा कि जेपी मूवमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सरकार को गिराना चाहता है। और यहाँ इंदिरा गांधी ने जेपी को चैलेंज किया कि वो आने वाले 1976 के इलेक्शंस में उसमें हरा के दिखाए। जेपी ने भी इस चैलेंज को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया और इसी पॉइंट के बाद जेपी मूवमेंट ने एक क्रिटिकल टर्न लिया। मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव था सारी अपोजिशन पार्टी का एक ग्रैंड अलायंस बनाना और इंदिरा गांधी को इलेक्शंस में हराना। जेपी पूरे देश में घूमकर एंटी नेशनल कांग्रेस सेंटिमेंट जगाने लगे और इलेक्शंस को एक रिवोल्ट की तरह पोर्ट्रे करने लगे। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी ये मूवमेंट सिर्फ नॉर्थ इंडिया के कुछ हिंदी स्पीकिंग रीजन्स तक ही सीमित रहा। मिड 1975 तक जो पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हुई थी वो भी धीरे धीरे अब डिसोल्व होने लगी। दोनों साइड्स ये मान चुकी थी कि अगले आने वाले 6-8 महीनों के इलेक्शंस में देश को एक नया ही पॉलिटिकल सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ इंडिया की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। 12 जून 1975 को इंडियन पॉलिटिक्स ने एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को इलेक्शंस में इनवैलिड घोषित कर दिया। राज नारायण जो 1971 के इलेक्शंस में इलाहाबाद सीट से इंदिरा गांधी के अगेंस्ट लड़े थे और हार गए थे, उन्होंने इंदिरा गांधी पर इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान करप्ट प्रैक्टिसेस यूज करने का इल्जाम लगाते हुए केस किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके ऊपर सैंक्शन चार्जेस जैसे ब्राइबरी, हाई इलेक्शन एक्सपेंडिचर, इलिसिट सोलिसिटिंग ऑफ वोटर्स और रिलीजियस सिंबल्स यूज करना, इन सब को खारिज कर दिया गया। लेकिन सरप्राइज ये था कि कोर्ट ने उन्हें सिर्फ 2 ट्रिवियल और माइनर इश्यूज पर कन्विक्ट कर दिया। पहला ऑफेंस था कि एक एक्टिव गवर्नमेंट सर्वेंट यशपाल कपूर की सर्विस को इलेक्शन कैंपेन्स के लिए यूज करना। क्या हुआ था कि यशपाल कपूर ने कैंपेन से पहले ही गवर्नमेंट सर्विसेज से रिजाइन कर दिया था, लेकिन वो रेजिग्नेशन तब तक प्रेसिडेंट के द्वारा एक्सेप्ट नहीं हुआ था। दूसरा ऑफेंस था कि पुलिस ऑफिशियल्स को यूज करके अपनी स्पीचेस के लिए स्टेज बनवाना और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करवाना। ये दोनों प्रैक्टिसेस एक प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए नॉर्मल मानी जाती है। कई ऑब्जर्वर ने तो मान लिया था कि ये ऑफेंसेस बहुत ही माइनर है और इन ऑफेंसेस के बेस पे एक पीएम को हटाना बिल्कुल जस्टिफाई नहीं है। लेकिन कन्विक्शन तो अब आ चुका था और इसका मतलब था कि अब इंदिरा गांधी 6 साल तक ना ही कोई इलेक्टिव पोस्ट होल्ड कर सकती हैं और ना ही इलेक्शन लड़ सकती हैं। मतलब वो पीएम के तौर पर कंटिन्यू नहीं कर सकती थी। उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की परमिशन दी गई और कोर्ट ऑर्डर को 20 दिन के लिए स्टे पर रख दिया गया ताकि कांग्रेस पार्लियामेंट एक नया पीएम चुन सके। इंदिरा गांधी के करीबी की माने तो कोर्ट ऑर्डर के बाद उनका पहला इंस्टिंक्ट था इमीडिएटली रिजाइन कर देना, लेकिन कांग्रेस के साथियों और लीगल एक्सपर्ट्स ने उन्हें समझाया कि उनके खिलाफ एविडेंस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस डिसीजन को ओवरटर्न कर देगा। उनके बेटे संजय गांधी ने भी उन्हें यही समझाया कि वे रिजाइन ना करें। इसलिए इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील जरूर की लेकिन पीएम पद से रिजाइन नहीं किया। इंदिरा गांधी को एक और बड़ा झटका गुजरात के इलेक्शंस में मिला। 12 जून के दिन ही गुजरात स्टेट के इलेक्शंस का रिजल्ट आया और मोनार्जी देसाई की लीडरशिप में जनता फ्रंट, जो कि अपोजिशन पार्टी का अलायंस था, उसने कांग्रेस को बड़े मार्जिन से हरा दिया। जेपी मूवमेंट जो ठंडा पड़ चुका था उसने इलेक्शंस के रिजल्ट्स और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में एक अलग ही जान डाल दी थी। अपोजिशन पार्टी अब इंदिरा गांधी के सुप्रीम कोर्ट की अपील का डिसीजन और आने वाले 8 महीने में होने वाले इलेक्शंस का वेट करने को भी तैयार नहीं थी। 22 जून 1975 को अपोजिशन पार्टीज जैसे जनसिंह, बीएल, एसपी एसेक्ट्रा ने मिलकर इंदिरा गांधी के रेजिग्नेशन के लिए एक बड़ा आंदोलन प्लान किया और इस मूवमेंट को लीड करने वाले थे जयशंकर प्रसाद नारायण। जैसे ही अपोजिशन मूवमेंट स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ वैसे ही कांग्रेस के अंदर भी इंदिरा गांधी के अगेंस्ट आवाजें उठनी शुरू हो गई। कई यंग मेंबर तो कोर्ट के ऑर्डर को सीक्रेटली वेलकम कर रहे थे और कई मेंबर को लगता था कि
इंदिरा गांधी अब कांग्रेस के लिए एक लाइबिलिटी बन चुकी हैं और उन्हें अलग करने का यही सबसे सही टाइम है। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर आया, जिससे कंफ्यूजन अब और बढ़ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर पर एब्सोल्यूट स्टे के बजाय एक कंडीशनल स्टे दिया। ऑर्डर के हिसाब से जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता, इंदिरा गांधी पीएम के तौर पर कंटिन्यू कर सकती हैं और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में पार्ट्स भी ले सकती हैं, लेकिन एक एमपी के तौर पर सैलरी ड्रॉ नहीं कर सकती। इस रूलिंग के बाद कांग्रेस और अपोजिशन पार्टी दोनों ने विक्ट्री क्लेम की। कांग्रेस ने तो आर्ग्यू किया कि कोर्ट ने उन्हें अभी तक पीएम बनने की इजाजत दी हुई है, और अपोजिशन का कहना यह था कि कंडीशनल स्टे का मतलब है कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शंस में गड़बड़ियां की है। और इसके बाद अपोजिशन मूवमेंट और स्ट्रॉन्ग हो गया। अब उनका बस एक ही ऑब्जेक्टिव था, इंदिरा गांधी को पावर से हटाना। 25 जून को दिल्ली में अपोजिशन लीडर ने इंक्लूडिंग जेपी और मोनार्जी देसाई ने एक मैसिव रैली बुलाई और डिक्लेयर कर दिया कि 29 जून से इंदिरा गांधी से रेजिग्नेशन लेने के लिए एक हफ्ते का सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च होगा। इस दौरान प्लान हुआ था कि कानून तोड़े जाएंगे, रेलवेज, कोर्ट्स और गवर्नमेंट ऑफिस डिसरप्ट कर दिए जाएंगे। कई वॉलंटियर्स दिल्ली में जाकर पीएम के घर बाहर धरना देंगे और एक हफ्ते के बाद कैंपेन को इंटेंसिफाई किया जाएगा। इंदिरा गांधी के घर को लाखों वॉलंटियर्स का घेरने का प्लान था, ताकि ना कोई अंदर जा सके और ना ही कोई बाहर। जेपी ने 25 जून को अपनी रैली के दौरान इंदिरा को रिजाइन करने के लिए अल्टीमेटम दिया। उन्हें कहा कि एक ऐसा समय आएगा जब वो लोगों से अपील करेंगे कि वो गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज ना करे, टैक्स ना भरे और गवर्नमेंट को फंक्शन ही ना करने दे। उन्होंने मिलिट्री, पुलिस और गवर्नमेंट सर्वेंट से भी अपील की कि वो गवर्नमेंट के ऑर्डर को लेने से भी मना कर दे। इसी शाम मोनार्जी देसाई ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि हमारा इंटेंशन है इंदिरा गांधी को पीएम के पद से हटाना और हम उन्हें रिजाइन करने पर मजबूर करेंगे। हजारों लोग उनके घर को घेरने लगे और ना ही इंदिरा गांधी को बाहर निकलने देंगे, ना ही किसी को अंदर जाने देंगे। अपोजिशंस का कैंपेन, इलाहाबाद कोर्ट का ऑर्डर और कांग्रेस में बढ़ती दरार, ये सब चीजें इंदिरा गांधी पर हैवी हो चुकी थी। उन्हें पता था कि अगले कुछ दिनों में उनके घर को घेरा जाएगा, मिलिट्री, पुलिस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को विरोध करने को कहा जाएगा और नेशन वाइड एक मिलिटेंट मूवमेंट शुरू हो जाएगा। इसी सिचुएशन को रोकने के लिए उन्होंने 25 जून को लाइटनिंग स्पीड से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के तहत इंडिया में स्टेट ऑफ इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं। इमरजेंसी की घोषणा के तुरंत बाद 26 जून की सुबह जेपी, मोनार्जी देसाई, चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कई अपोजिशन लीडर को अरेस्ट कर लिया गया। अपोजिशन मूवमेंट को एक ही झटके में कुचल दिया गया। पर्सनल ट्रेड यूनियन लीडर्स और स्टूडेंट लीडर्स को जैसे लालू यादव, अरुण जेटली और नीतीश कुमार को भी इमरजेंसी पीरियड्स में ही अरेस्ट किया गया। अरेस्ट से बचने के लिए कई लीडर अंडरग्राउंड भी चले गए। हमारे आज के पीएम नरेंद्र मोदी और सुब्रमण्यम स्वामी भी अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखकर रेजिडेंस ऑर्गेनाइज किया। पूरी इमरजेंसी के दौरान लगभग 1,10,000 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें पॉलिटिकल ऑपरेटर्स के साथ साथ स्मगलर्स, ब्लैक मार्केटर्स, हवाला ऑपरेटर्स और गुंडास भी शामिल थे। अरेस्ट होने के बाद इनकी लोकेशंस और इनका एड्रेस सीक्रेट रखा जाता था और न्यूज़पेपर को भी इनके बारे में रिपोर्ट करने से मना कर दिया जाता था। प्रिजनर्स को ओवर क्राउडेड जेल्स में इनह्यूमन कंडीशंस में रखा जाता था और उनकी फैमिलीज को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी। प्रेस के ऊपर स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगाई गई थी और न्यूज एडिटर्स को भी क्लियर इंस्ट्रक्शन थे कि वो कौन सी न्यूज छाप सकते हैं और कौन सी नहीं। गवर्नमेंट के खिलाफ हर एक आर्टिकल और न्यूज को सप्रेस कर दिया जाता था और पार्लियामेंट और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को भी रिपोर्ट करना बैन था। गवर्नमेंट ने न्यूज़पेपर को अपने बेनिफिट के लिए मैनिपुलेट किया। जो पेपर इंदिरा गांधी की सरकार के बारे में अच्छी चीजें छापते थे, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट्स मिलती, और जो पेपर ऐसा नहीं करते थे, जैसे कि द स्टेट्समैन और द इंडियन एक्सप्रेस, उनके जर्नलिस्ट के लाइसेंस छीन लिए जाते थे, इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाती थी और ओनर्स को थ्रेट्स मिलते थे। टेलीफोन टैपिंग, इनकम टैक्स रेट जैसे टूल्स को थ्रेट बना के यूज किया जाने लगा। पार्लियामेंट एक रबर स्टैंप्स बॉडी बन गई। क्वेश्चन आवर अबॉलिश कर दिया गया। प्राइवेट मेंबर्स बिल्स को अलाउ नहीं किया गया और अपोजिशन की स्पीचेस को सेंसर कर दिया गया। कांग्रेस रूल स्टेट गवर्नमेंट पे भी इंदिरा गांधी ने टाइट कंट्रोल रखा हुआ था। जहाँ भी थोड़ा भी शक होता, मिनिस्टर बदल दिए जाते थे और नॉन कांग्रेस रूल स्टेट जैसे तमिलनाडु और गुजरात की तो सरकार गिरा दी गई। पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी खत्म हो गई थी। लीडर्स इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ बोलने से डरते थे। इमरजेंसी लगते ही फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया। गवर्नमेंट किसी को भी अरेस्ट कर सकती थी बिना चार्जेस लगाए और बिना कोर्ट के सामने पेश किए। 19 महीने की इमरजेंसी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को भी कई बार अमेंड किया गया। 1975 में
38 अमेंडमेंट लाया गया, जिसके हिसाब से इमरजेंसी के डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगस्त में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमेंडमेंट किया और 39 अमेंडमेंट पास किया गया, जिसमें पीएम, स्पीकर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को कोर्ट में चैलेंज करने का राइट खत्म कर दिया गया। इससे इलाहाबाद हाई कोर्ट का इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जो ऑर्डर था वो इनवैलिड हो गया। नवंबर 1976 में 42 अमेंडमेंट पास हुआ, जिसे सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल माना गया है। इस अमेंडमेंट ने जुडिशरी की पावर लिमिट कर दी और कोर्ट किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते थे, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स वोलेट ही क्यों ना करे। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब ये पावर आ गई थी कि वो बिना स्टेट गवर्नमेंट से पूछे इंडियन आर्म फोर्सेस को स्टेट में भेज सके। कई इंटेलेक्चुअल्स और लीगल प्रोफेशनल्स ने तो इस अमेंड का खुला विरोध किया और कहा कि ये अमेंडमेंट इंडिया में डिक्टेटरशिप को जन्म देगा। इमरजेंसी के दौरान आम जनता का रिएक्शन मिक्स था। बहुत लोग सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि लोग पहली बार पंचुअल ट्रेन देख रहे थे, गवर्नमेंट ऑफिस ऑन टाइम चल रहे थे, स्मगलर्स, ब्लैक मार्केटर्स और हवाला ऑपरेटर्स जेल में डाल दिए गए थे। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं। अप्रैल 1976 आते आते इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की पावर बहुत बढ़ गई थी और वो भी बिना किसी ऑफिशियल पोजीशन के। वो गवर्नमेंट के डिसीजंस में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रखते थे और इंदिरा गांधी भी उन पे हैवी रिलाई करती थी। संजय गांधी ने 2 इन्फेमस कैंपेन चलाए। पहला था स्टेरिलाइजेशन यानी कि नसबंदी। हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टेरिलाइजेशन टारगेट सेट किए गए। गवर्नमेंट सर्वेंट, डॉक्टर्स और टीचर पर परसुएड था कि वो लोगों को स्टेरिलाइज करें। टारगेट्स ना मीट होने पे पनिशमेंट मिलती थी और मीट होने पे प्रमोशंस मिलते थे। रिजल्ट, हजारों लोगों का स्टेरिलाइजेशन करा दिया गया, वो भी बिना उनकी कंसेंट के। प्रॉपर हाइजीन्स और मेडिकल फैसिलिटीज ना होने के बावजूद लोगों की नसबंदी की गई, जिससे इन्फेक्शन, हेल्थ कॉम्प्लिकेशन और डेथ तक हुई। लोग इतने डरे हुए थे कि जगह जगह छिपते थे और कई वायलेंट प्रोटेस्ट भी हुए। इमरजेंसी के दौरान लगभग 1 करोड़ लोगों को स्टेरिलाइज किया गया। और दूसरा था स्लम क्लियरेंस कैंपेन। दिल्ली, बॉम्बे, जयपुर जैसे कई शहरों में अनऑथराइज स्लम्स को तोड़ दिया गया। लोगों को सिटीज से बाहर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन नई कॉलोनीज में ना तो बेसिक एमिनिटीज थी, ना ही कोई प्लानिंग। लिविंग कंडीशंस वो भी बहुत खराब थी। दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास जब स्लम क्लियर किए जा रहे थे तो लोगों ने बुलडोजर रोक दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लगभग 100 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया और क्राउड पर ओपन फायर भी किया, जिसमें 6 लोग भी मर गए। स्टेरिलाइजेशन और स्लम क्लियर कैंपेन्स प्लस संजय गांधी की बढ़ती पावर के कारण लोगों का गुस्सा और नाराजगी बढ़ने लगी। अब मेजोरिटी पॉपुलेशन इमरजेंसी के खिलाफ हो गई। जनवरी 1977 में सबको शॉक करते हुए इंदिरा गांधी ने खुद ही लोकसभा को डिसोल्व कर दिया और मार्च में फ्रेश इलेक्शंस की अनाउंसमेंट कर दी। ये डिसीजन आज भी हिस्टोरियंस को कंफ्यूज करता है। शायद उन्हें लगा कि लोग अभी भी उनके सपोर्ट में हैं, या शायद उनका डर था कि संजय गांधी अपनी बढ़ती पावर का मिसयूज करेंगे। इंदिरा गांधी का अपना आर्गुमेंट था कि इमरजेंसी का ऑब्जेक्टिव जेपी मूवमेंट को खत्म करना था, जो कि अब पूरा हो चुका था। इलेक्शंस की अनाउंसमेंट के साथ ही इमरजेंसी रिलैक्स कर दी गई और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को भी रिलीज कर दिया गया। जेपी की अपील पर सारी मेजर अपोजिशन पार्टीज मर्ज करके एक जनता पार्टी बनाई गई, वही पार्टी जिसमें से 1980 में से अलग होकर बीजेपी बनी। 16 से 20 मार्च 1977 के बीच इलेक्शंस हुए। कांग्रेस बस 153 सीट्स पर ही सिमट गई। इंदिरा गांधी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और इमरजेंसी फॉर्मली खत्म हो गई। मोनार्जी देसाई देश के अगले प्रधानमंत्री बने एंड दैट्स हाउ डार्केस्ट डेज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज ओवर। इमरजेंसी के पूरे एपिसोड से ये बात तो समझ में आ गई कि डेमोक्रेसी के नाम पे ही डेमोक्रेसी को कमजोर किया गया। जेपी और अपोजिशन लीडर ने डिसाइड किया था कि वो मिलिट्री और पुलिस को गवर्नमेंट ऑर्डर मानने से मना करेंगे और लाखों लोगों को भेजकर इंदिरा गांधी के घर को ही घेरने का प्लान बनाया। ये भी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका ही था। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी को इम्पोज करके एक डेमोक्रेटिक ओपिनियन छोड़ दिया। वो चाहती तो लोकसभा डिसोल्व करके एक फ्रेश इलेक्शंस भी बुला सकती थी, जो कि वैसे भी 8 महीने में होने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने वो ऑप्शन नहीं चुना। और आज हम सब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारा देश अभी भी एक लोकतंत्र है, यहाँ आज भी जनता का राज है। इमरजेंसी हमेशा ये याद दिलाएगी कि डेमोक्रेसी कितनी कीमती है और इसे बचाए रखने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनता की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ओपनली अपने सजेशंस कमेंट्स में शेयर करें। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।